हेलो एवरीवन, माई सेल्फ किशन फ्रॉम IIT VHU वाराणसी। पिछले कई दिनों से काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि लेटेस्ट NTA के द्वारा जो अभ्यास पेपर अपलोड हो रहे हैं उनके सॉल्यूशंस अपलोड किए जाएं। तो आइए हम लोग अभ्यास पेपर नंबर 40 को सॉल्व करेंगे आज, और साथ ही साथ आपको मैं इस पेपर का एनालिसिस भी बताऊंगा आज, एक बार पेपर हो जाए उसके बाद। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है वो देखते हैं। लेट द टेंजेंट्स एट पॉइंट P and R ऑन द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटरसेक्ट्स एट T। चलिए पहले अपना पैराबोला बना लेते हैं। लेट से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ हमने बना लिया। P and R दो पॉइंट्स इस पे एज्यूम कर लेते, कोई एक पॉइंट P यहाँ है और एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं यहाँ। तो इस पे अगर टेंजेंट्स ड्रॉ की जाए, लेट्स से ये मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी हैं, तो उन्होंने ये बोला कि ये दोनों टेंजेंट्स जो है आपस में इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट T पर। ठीक है, टेंजेंट एट पॉइंट Q, और ये Q कहाँ है? P और R के बीच में कहीं। लेट्स से कहीं हम पॉइंट मान लेते हैं Q, लेट्स से यही मान लेते हैं Q। उन्होंने ये बोला ऑन द पैराबोला इंटरसेक्ट PT एंड RT एट A एंड B रेस्पेक्टिवली। अच्छा, अगर इससे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये PT को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट A पर और RT को इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट B पर। और हमें पूछा गया है TA बाई TP प्लस TV बाई TR का रेशियो। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये पैराबोला का सवाल है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म आपको याद होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का आपको पैरामेट्रिक पॉइंट याद हो तो उसका पैरामेट्रिक पॉइंट आता है 280, 80 स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ पे वैसे ही रहने देंगे। तो P पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, किसी ना किसी T1 के लिए ये पॉइंट आया होगा 2a T1, a T1 स्क्वायर। वैसे ही पॉइंट R जो है वो हम मान लेते हैं 2a T2, a T2 स्क्वायर। पॉइंट Q को मान लेते हैं सिमिलरली 2a T3, a T3 का स्क्वायर। ठीक है ना, पॉइंट सारे पैरामेट्रिक पॉइंट्स आ गए। अब याद करिए, ये पॉइंट T पे लोगों को याद भी होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये इस पैराबोला के लिए आता है a T1 प्लस T2, a T1 प्लस T2, a T1 T2। अगर आपको पॉइंट याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, या फिर आप डिराइव भी कर सकते हैं। दोनों टेंजेंट्स के इक्वेशन लिख के इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही याद कर लें, दोनों टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही। वैसे ही अगर मैं पॉइंट Q से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ और पॉइंट P से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो ये तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट A हो गया। तो A भी हम सिमिलरली T को देखकर A के पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये हो जाएगा a T1 प्लस T3, a T1 T3। तो हमारे पास पॉइंट A आ गया। सिमिलरली क्या पॉइंट B भी निकाल सकते हैं। पॉइंट B क्या Q और R से खींचा गया टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन है, तो हमारा पॉइंट B आ जाएगा a T2 प्लस T3, a T2 T3, राइट। तो हमारे पास अब सारे पॉइंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, बस रेशियो फाइंड आउट करना है ना। तो TA बाई TP की बात करूं, अगर मैं TA बाई TP की बात करूं तो TP हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। TP
तो ये हो जाएगा हमारा अंडर द रूट ऑफ में, अगर मैं ए कॉमन निकालता हूँ तो बाहर ये आ जाएगा ए स्क्वायर और ये अंदर रह जाएगा T1 T2 माइनस T1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, ये पॉइंट आ जाएगा। और न्यूमरेटर में आ जाएगी आपकी, जब आप TA डिस्टेंस निकालोगे, क्योंकि सारे पॉइंट्स तो अपने पास है ही ऑलरेडी, तो ये आ जाएगी ए स्क्वायर रूट के अंदर T2 माइनस T3 का होल स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर इंटू T2 माइनस T3 का होल स्क्वायर। मैंने T1 कॉमन निकाल लिया हमने, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर ने ए स्क्वायर को मारा, तो जब हम सॉल्व करेंगे, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से T2 माइनस T3 होल स्क्वायर अगर रूट से बाहर आएगा तो ये मॉड ऑफ T2 माइनस T3 होगा, है ना। और क्योंकि T2 T3 से बड़ा है तो हम लिखेंगे यहाँ T2 माइनस T3, ठीक है, अंडर द रूट ऑफ, अंडर द रूट में क्या आ जाएगा 1 प्लस T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, T2 माइनस T1 अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस T1 स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो फाइनल TA बाई TP का रेशियो आया T2 माइनस T3 अपॉन T2 माइनस T1। ध्यान दीजिएगा ये रेशियो पे। सिमिलरली जब आप TB बाई TR का रेशियो निकालेंगे सेम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा T3 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1, क्योंकि हमारे पास दोनों रेशियोस आ चुके हैं। अब हमें सम ही तो निकालना है, तो अगर आप इन दोनों का सम निकालेंगे तो T2 माइनस T1 और न्यूमरेटर में जब आप ऐड करेंगे तो T3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। क्या दोनों कैंसिल हो गए, तो रेशियो आ गया 1। मतलब इसके हिसाब से आंसर है अपना ऑप्शन नंबर बी। हाईलाइट कर लेते हैं इसको, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, चूंकि 1। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल है। उन्होंने ये बोला, एक फंक्शन उन्होंने हमें दिया, और उन्होंने इंटरवल दिया कि x जो है वो 4 और 8 के बीच में लाई करता है, और पूछा गया है कि फाइंड f'5। चलिए आइए देखते फंक्शन है क्या। f(x) इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ x माइनस 4 इंटू अंडर द रूट x माइनस 4 प्लस टेन इनवर्स 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x, है ना। अब ध्यान से आपको घूरना होगा इस सवाल को। है क्या मैं थोड़ा इसको अच्छे से फ्रेम कर लूँ, सजा लूँ, तो क्या अगर मैं इस रूट के अंदर +4 और -4 करता हूँ तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 -4 इंटू अंडर रूट x माइनस 4 में मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे कुछ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फील आ रहा था, है ना, इसलिए मैंने ये किया। प्लस इसको भी थोड़ा अच्छे से सजा लेते हैं। अगर हम 2 से डिवाइड कर ले तो क्या ये डिनोमिनेटर आ जाएगा 1 प्लस x/2, है ना, ये बन जाएगा x/2 और ऊपर आ जाएगा 1/2 माइनस x। अब आप देख पा रहे होंगे ये क्या लिखा हुआ है, रूट x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये, तो ये क्या बन गया, रूट x माइनस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। और ये क्या दिख गया आपको, फॉर्मूला दिख गया होगा, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, tan इनवर्स b हो जाएगा आपका, सॉरी tan इनवर्स x हो जाएगा।
अब थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि x 4 से लेके 8 के बीच है, तो ऑब्वियसली ये जो मॉड जो है कैसे खुलेगा, ये हो जाएगा 2 माइनस अंडर द रूट ऑफ x माइनस 4, है ना, प्लस टेन इनवर्स 1/2 माइनस टेन इनवर्स x। अब तो ये फंक्शन काफ़ी सिंपल हो गया है। जब आप डेरिवेटिव लोगे तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये हो जाएगा माइनस का 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 4, कांस्टेंट का ये 0 माइनस टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब पूछा गया है डेरिवेटिव 5 पर, तो जैसे ही आप x की वैल्यू 5 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/2 माइनस 1/26, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 14/26 एंड दिस कम्स आउट टू बी माइनस 7/13। तो मतलब इसके हिसाब से आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं करना आपको, बस ट्रूथ टेबल बनाना है। आप एक एक करके ऑप्शन आपको चेक करना होगा। आइए बना लेते हैं। कुछ ऑप्शंस मैं सॉल्व करके दूंगा, कुछ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। पहले ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, है ना। पी इस सिंबल को क्या बोलते हैं हम लोग, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, है ना। ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू तभी होता है जब दोनों स्टेटमेंट सेम हो, तो मतलब ट्रू ट्रू का ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स और ये ट्रू हो जाएगा। अगर इसका आप निगेशन लेंगे तो आपका ये आ जाएगा फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। अब आपको करना क्या है, एक एक करके आपको ऑप्शन को चेक करना होगा। अगर मैं ऑप्शन ए चेक करके बताता हूँ, आप लोग रेस्ट 3 चेक करके आप मुझे आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। अगर मैं नेगेशन ऑफ पी पहले बना लूँ तो नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेशन ऑफ पी और ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है क्यू के साथ। अब इसको और इसको आपको ऑब्जर्व करना है। मैंने क्या बोला था, ये ट्रू तभी होता है जब दोनों सेम हो, तो फॉल्स और ट्रू, तो ये हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स फॉल्स का ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू और ये ट्रू का ये हो जाएगा ट्रू, और ये आपका ट्रू फॉल्स का हो जाएगा फॉल्स। तो देखिए क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो ये है, ये इसके साथ मैच कर रहा है, मतलब दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू पूछा गया, तो ये तो इसके इक्विवेलेंट ही है। तो ऐसे ही आप 4 ऑप्शंस बना के आप फटाफट, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, 2 मिनट लगेंगे। तो आप चेक कीजिएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हाइपरबोला का सवाल था, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। उन्होंने बोला कि डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज 10 यूनिट्स, तो ये तो हमें रटा हुआ है हमने। 2AE क्या डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होता है, तो ये आ गया हमारा AE इज इक्वल टू 5। अब उन्होंने क्या बोला, फ्रॉम द पॉइंट 2,√3 परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला। इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल, कुछ याद आया, डायरेक्टर सर्कल, है ना। तो अगर मैं AE इज इक्वल टू 5 इसको स्क्वायर कर दूँ तो क्या ये हो जाएगा A² इज इक्वल टू 25, है ना, ठीक है। और क्या A² को ही हम लोग C² भी बोलते हैं, CE क्या होता है, C/A, है ना। तो C² आया हमारा 25। और हमें एक रिलेशन याद है हाइपरबोला में, हाइपरबोला में रिलेशन क्या बोला था मैंने, A² प्लस B² इज इक्वल टू C²। इसका मतलब A² प्लस B² किसके इक्वल आ गया, 25 के इक्वल, है ना। अब ये बताइए, फ्रॉम द पॉइंट 2,3 परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला, तो क्या हमें डायरेक्टर सर्कल याद है हाइपरबोला का, याद करिए। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, x² प्लस y² इज इक्वल टू A² माइनस B², ठीक है। और क्या x और y आपको पता है, तो जैसे आप रखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू √3, तो ये आ जाएगा A² माइनस B² इज इक्वल टू 7, ठीक है। क्या आपके पास 2 इक्वेशंस है,
क्या आपको ए और बी मिल जाएगा। जैसे ही दोनों को ऐड करें हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू 16 यहाँ रख दीजिए तो ये आ जाएगी 9, है ना। तो b बाई ए का मॉड पूछा गया है, तो b बाई ए का मॉड आ जाएगा हमारे लिए पास 3/4 मतलब 0.75। तो इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सरल है। उन्होंने क्या बोला, द मीन स्क्वायर डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन ऑब्जर्वेशन है, अबाउट ए पॉइंट एम, एम के अबाउट पूछा गया है, इज डिफाइंड एज दिस, ठीक है। उन्होंने ये बताया, इफ द मीन स्क्वायर डेविएशन अबाउट -1 in 1 ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन और 7 in 3, कुछ नहीं करना। अब m को आप दो केस ले लेंगे, m की जगह पे एक बार -1 रखेंगे और एक बार m की जगह पे 1 रखेंगे। तो आइए बनाते हैं इक्वेशन। समेशन एक्स आई, एम के जगह अगर मैंने -1 रखा तो +1 का स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे ही डिफाइंड है। इसकी वैल्यू हमें पता है, ये है 7 के इक्वल, है ना। तो चलिए आइए इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं। अगर स्क्वायर करके अगर मैं समेशन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेशन एक्स आई प्लस समेशन 1 मतलब कितना हो जाएगा n, और ये हो जाएगा 7n, n क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेशन एक्स आई इज इक्वल टू 6n, है ना। पहला इक्वेशन मान लेते हैं। वैसे ही अगर मैं m की वैल्यू 1 रखूँ तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा समेशन एक्स आई माइनस 1 का होल स्क्वायर, n को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ समेशन एक्स आई प्लस n, अगर मैं राइट साइड में लेके जाऊँ तो ये 2n हो जाएगी, है ना। दूसरा इक्वेशन हमें ये मिला, है ना। अब दोनों इक्वेशन से अब हमें क्या चाहिए, समेशन एक्स आई स्क्वायर और समेशन एक्स आई। एक बार दोनों को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो समेशन एक्स आई का स्क्वायर कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको 4n, और समेशन एक्स आई कितना मिल जाएगा आपको, n मिल जाएगा, है ना। और हमें पूछा गया स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फॉर्मूला आता है, अगर आपको नहीं आता है तो कृपया रट लें। ये हो जाता है समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई n माइनस समेशन एक्स आई बाई n का होल स्क्वायर। क्या आपके पास सारे वैल्यूज हैं। समेशन एक्स आई स्क्वायर 4n बाई n मतलब कितना आ गया, कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस समेशन एक्स आई कितनी थी, n थी, n यहाँ रखेंगे तो कैंसिल, ये 1 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा √3 मतलब ऑप्शन नंबर डी। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर सवाल है। उन्होंने पूछा, फंक्शन डिफाइन किया उन्होंने, और हमें पूछा गया है एट x इज इक्वल टू 0 द फंक्शन इज। कंटिन्यूटी के ऊपर हमें कमेंट करना सबसे पहले, तो आइए कंटिन्यूटी निकालते हैं x इज इक्वल टू 0 पे। तो सबसे पहले LHL की बात कर लेते हैं। तो LHL का डेफिनेशन क्या होता है, लिमिट x h टेंस टू 0 h टेंस टू 0 f of 0 माइनस h, है ना। तो इसकी वैल्यू f of 0 माइनस h की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आप x के जगह पे माइनस h रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस h की पावर p प्लस 1 कॉस ऑफ 1 बाय, माइनस h रखने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये h ही हो जाएगा क्योंकि कॉस एक इवन फंक्शन है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसने बोला कि p के किस वैल्यू पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगी, तो हमें LHL मतलब एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, है ना। तो ऑब्वियसली h को 0 रखेंगे क्योंकि लिमिट हमारा h टेंस टू 0 चल रहा है, तो ये तो एक ऐसी वैल्यू आएगी जो -1 से 1 के बीच होगी, है ना। तो ऑब्वियसली इसको 0 करना होगा, तो p किससे ज़्यादा होनी चाहिए, ऑब्वियसली p को -1 से ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी लिमिट
एग्जिस्ट कर पाएगी LHL, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। ठीक है। अगर मैं RHL की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, है ना। और ये कितनी आ जाएगी, f ऑफ 0 प्लस h, सीधे रख लेते हैं फंक्शन में, h की पावर में p प्लस 1 कॉस ऑफ 1 बाई h। फिर से ये एक ऑसिलेटिंग लिमिट है ना, कॉस वेरी करेगी -1 से 1 के बीच में, मतलब इसको एग्जिस्ट करना हो तो p -1 से बड़ी होनी चाहिए, और जैसे p -1 से बड़ी होगी क्या ये h 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनी फाइनाइट क्वांटिटी, दिस कम्स आउट टू बी 0। तो p ग्रेटर देन -1 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अगर मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना हो तो डेफिनेशन तो अपने पास है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, LHD, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस 0 पे चेक करें तो f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस h, है ना। तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, मतलब f ऑफ माइनस h, ऑब्वियसली ये बन जाएगी माइनस h की पावर p प्लस 1 कॉस ऑफ 1 बाई h माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाई माइनस h, है ना। तो माइनस h, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस h की पावर p प्लस 1 और डिवाइडेड बाई माइनस h, तो मतलब ये बन गया माइनस h की पावर p कॉस ऑफ 1 बाई h। तो इसको एग्जिस्ट करना हो तो p को क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा होना चाहिए ये, है ना। अगर इसे एग्जिस्ट करना हो तो सिमिलरली अगर आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सेम कुछ नहीं करना आपको, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h। तो ये तो दिख रहा है, यही वाला टर्म बनेगा, डिवाइडेड बाय h, मतलब फिर से ये बन जाएगा h की पावर p कॉस ऑफ 1 बाई h। फाइनली p कैसे होना चाहिए, p 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और 0 के इक्वल होगा। मतलब इस हिसाब से अपना ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल सा सवाल। ये क्या लिखा आपको, फैक्टराइज करना कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स, मतलब ये आ गई आपकी, फैक्टराइज करके ये आ जाएगा आपका x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब क्या करना, आपको मोड ब्रेक करना है ना। इसको चेक कर लेते हैं ये कब कब ब्रेक होगा, -2 और 3 को। तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो केस ले लेते हैं, पहला केस है ना। पहला केस, अगर मेरा x -2 से छोटा हो एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है ना, पॉजिटिव वाले रीजन में बात कर रहा हूँ। तो ये क्या बन जाएगी, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव है तो मोड ब्रेक कर जाएगी एज इट इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। मतलब ये तो ओरिजिनल इक्वेशन लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, -2 एक तो इसको सेटिस्फाई करेगी और एक 4 सेटिस्फाई कर रही है इसको, है ना। अब चेक कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या -2 इसके रूट होंगे, हाँ, क्योंकि इस रीजन में लाई कर रहा है, 4 भी रीजन में लाई कर रहा है ना। सिमिलरली अगर मैं केस 2 लेता हूँ, अब केस 2 मतलब x -2 से 3 के बीच, है ना। तो यहाँ पे क्या मॉड तो नेगेटिव के साथ ब्रेक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, है ना। तो ये x ने x को मारा, है ना, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो यहाँ से x कितने आ रहे हैं, -2 2, तो कितने कितने रूट्स आ गए,
3 रूट्स आ गए, -2, 2 and 4। पूछा क्या गया है? अच्छा, हमें सम पूछा गया है, तो सम आ जाएगी -2 + 2 + 4, तो ये 4 आ गया। ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बेकार सवाल, एनसीईआरटी का सवाल है। एस उन्होंने बोला 7/17 + 77/17² + 777/17 का क्यूब डॉट 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 इन्फानाइट टर्म्स के लिए। ये तो एनसीईआरटी बुक में भी आपको मिल जाएगी। करते कि हम लोग कॉमन रेशियो से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशंस को, है ना। तो आइए, तो जैसे मैंने 1/17 इसका कॉमन रेशियो इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा s/17। क्या एक गैप करके लिखते हैं हम लोग, थोड़ा आगे करके लिखते हैं, तो ये बन जाएगा 7/17², है ना। ये बन जाएगा 77/17³ + so on so on। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 16s/17 = सब्ट्रैक्ट किया तो 7/17 + 70/17² + 700/17³ एंड सो ऑन। क्या ये आपको अब जीपी दिखा? जीपी का कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा? दिस बाय दिस करोगे आप, तो ये बन जाएगा 10/, कितना आ जाएगा 17। तो सम क्या हो जाएगा इसका? 16s/17 = इन्फिनाइट सम का सीरीज का सम क्या होता है? a/1 - r। ए कितना है? 7/17/1 - r 10/17। ये कितना आ जाएगा? 17 कैंसिल हो गया, तो 7 7 ये 1 आ गया। तो इसका मतलब s कितना आ जाएगा? s आ जाएगा 17/16। इसका आंसर हो जाएगा समथिंग 1 पॉइंट समथिंग के अराउंड है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन बोलूँगा, हल्का फुल्का दिमाग लगाना था, तो थोड़ा ध्यान से इसको सुनिएगा। ये लिखा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी cos x/2। देखिएगा cos x/, मैं इसको लिख रहा हूँ 2² एंड सो ऑन। ये क्या हो जाएगा? इससे पहले आ जाएगा cos x/2 की पावर n - 1 cos x/2 की पावर n, है ना। अब मैं कर क्या रहा हूँ? sin x/2 की पावर n मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, ताकि sin 2θ का फॉर्मूला बन जाए। और इसके लिए मुझे एक 2 चाहिए होगी, तो इसलिए मुझे यहाँ मल्टीप्लाई 2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में करना होगा। तो ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा sin 2θ, मतलब sin x/2 की पावर n - 1। क्या ये अब इसके साथ फिर हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या ये आपको एक लॉजिक दिख रहा है ना। इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर में क्या मिलने वाला है? sin x/2 की पावर n, और 2 कितने बार मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ 2 की पावर 0, मतलब 0 से लेके 2n तक, मतलब n+1 बार आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बन जाएगा 2 की पावर n+1, और फाइनली क्या हो जाएगा? 2 sin x cos x आपको ऊपर दिखेगा, और लिमिट चल रही है अपनी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना। तो ये कितना आ रहा है आपका? sin 2x आया डिवाइडेड बाय 2 की पावर n+1 इंटू sin x/2 की पावर n। लिमिट n के लिए है, ध्यान से देखिएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना। तो अब क्या किया जाए? क्या 0/0 फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं क्या? इसके लिए हमें क्या करना होता है? x/2 की पावर n sin 0/same 0 क्रिएट करना होगा, तो x/2 की पावर n, है ना। ये बन जाएगा, तो ये तो 1 हो गया। ये 2 की पावर n इसके साथ कैंसिल होके क्या ये 2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा sin 2x बाई कितना आ गया? 2 एक रहेगा इधर x, 2x sin 2x बाई 2x। कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रोबेबिलिटी का सवाल है। 2 persons A and B have equal number of sons। चलिए मान लेते हैं दोनों के इक्वल नंबर ऑफ सन कितने मान ले? x और x मान लेते हैं, टोटल हो गए 2x। There are 3 cinema tickets which are to be distributed among sons of A and B। 3 टिकट्स है डिस्ट्रीब्यूट करने। The probability that all the tickets goes to son A is 1/20। अच्छा, कितने सन्स x बेसिकली अपने को निकालना है ना। अब आप ये सोचो टोटल केसेस कितने बनेंगे।
क्योंकि हमारे पास टोटल कितने सन्स है 2x, और कितने टिकट्स देने अपने को 3 टिकट्स देने, तो देने के तरीके कितने हुए हैं 2n क्या हो जाएगा C3 है ना, टोटल तरीके। अब आप प्रोबेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है अपने पास, प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट गोज टू सन ए, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे फेवरेबल अपन टोटल, टोटल तो मुझे पता है 2nC3 होगी है ना, और राइट साइड में वैल्यू मुझे 1/20, बस मुझे फेवरेबल केस लिखने हैं, एन ले लो एक्स ले लो कोई भी ले लो एक ही बात है, ठीक है। तो x नंबर ऑफ सन्स ए के हैं है ना, और मुझे उनको 3 टिकट देने, तो फेवरेबल केसेस क्या हो जाएगा XC3 है ना। तो बस अब आप इसको सॉल्व करना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऊपर x फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2x फैक्टोरियल ऊपर क्या चला जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2x माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/20, ये दोनों कैंसिल है ना, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2, क्योंकि x माइनस 3 नीचे कैंसिल हो गया, वैसे ही ये बन जाएगा ये बन जाएगा आपका 2x माइनस 1 2x माइनस 2 और 2x माइनस 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो चुका है, ठीक है। मतलब अब हमें इसको सॉल्व करना होगा है ना। तो अच्छा एक x ने x को मारा, फिर तो अब तो ये आसान हो गई, तो क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 10, अच्छा ये हो जाएगा आपका ये 10 कैंसिल हो जाए, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये बन गया आपका 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 है ना। तो फाइनल इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी 10 और इधर 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 6 माइनस 30 और ये उधर गया तो प्लस 24, तब ये बन जाएगी 6x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 है ना। 6 बाहर आके कॉमन आके ये आ गया इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है ना। तो x क्या क्या आएगा यहाँ पे 1 और 3 है ना, तो x आ गए 1 और 3, तो 1 तो हो नहीं सकता है ना, 3 क्योंकि 3 तो टिकट देने अपने को, तो 1 तो हो नहीं सकता, तो n बराबर 3 या x बराबर 3 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा अच्छा सवाल, वैसे सिंपल सा सवाल है। बोला गया आर्गुमेंट ऑफ दिस बाई दिस इज इक्वल टू π/4, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 है ना। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, वैसे आपको थोड़ा अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका जो लोकस जो आएगा वो सर्कल आता है ना। आप याद भी रख सकते हैं, इसका लोकस जो है सर्कल आएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। मान लेते हैं अपने पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट कौन से हुए 10 प्लस 6 आयोटा मतलब 10 प्लस 6, और 2 पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है सॉरी 4 प्लस 2 आयोटा मतलब 4,2 है ना। तो इसका मतलब अगर ये हमारा z हुआ ये, तो ये एंगल कितनी बन रही है π/4, और कहीं ना कहीं यहाँ सेंटर होगी। अब ये π/4 है, तो ध्यान दीजिए सर्कल का प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, अगर मैं इसको और इसको ज्वाइन कर लूँ सेंटर के साथ तो ये एंगल कितना हो जाता है, ये एंगल डबल हो जाता है इसके, मतलब ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री है ना। और क्या ये दोनों अपना रेडियस है ना, ये रेडियस है और ये 90 डिग्री है,
है ना। और ध्यान दीजिए, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो गया, क्योंकि ये दोनों आर है ना। तो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अगर इसको मैं इसके साथ ज्वाइन करूँ तब, आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। तो क्या मुझे ये पता चल जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, इज इक्वल टू ईयर डिस्टेंस मतलब 10 - 4 का स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आर कितने आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 36 और ये 24, ठीक है ना। तो 36 और ये आ गया आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 16, 52 आ गया, और 52 का रूट आ जाएगा डिवाइडेड बाय दिस 2r स्क्वायर। अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा 26, है ना। मतलब रेडियस आ गया √26। अब मैं ये क्यों निकाल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मुझे पैरामीटर पूछा गया है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या ये 90 डिग्री है तो हमारा जेड जो है वो तो इस रीजन में लाई करेगा। तो बेसिकली मुझे इसका पैरामीटर फाइंड करना है ना। तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री, है ना। मतलब यह जो हिस्सा है वो 3/4 है ना। तो पैरामीटर टोटल कितना होता है 2πr। तो अगर मैं इसका 3/4 पार्ट निकाल लूँ तो क्या मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू पाई इंटू रेडियस हो गया अपना √26। ऐसा कुछ आंसर दिख रहा है आपको। ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राइट। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम का। इस पेपर का वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन मैं बोलूँगा इसको। काफ़ी अच्छा सवाल है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और इसका हिंट कहाँ से मिलता है, यहाँ r+1 से मिलेगा। मतलब आपको फील आनी चाहिए कि ये इंटीग्रेशन इसमें हमें अप्लाई करना है। तो पहले क्या करते हैं, 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन वो गिवन ही है, c0 + c1x प्लस c2x² एंड सो ऑन अप टू cnx की पावर n, है ना। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं 1 + x पूरे की पावर n dx, और राइट साइड में भी ये जो फंक्शन है इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ 0 से लेकर x तक, तो ये बन जाएगी 1 + x पूरे की पावर कितना हो जाएगा, ये n जो है। अच्छा बेसिकली मुझे 50 तक जाना है, तो n को अगर मैं 50 ले लूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो ये बन जाएगी 51 1 + x की पावर 50, इसका इंटीग्रेशन 51 डिवाइडेड बाई 51, और अगर आप लिमिट पुट करेंगे 0 रखेंगे तो ये -1 भी आ जाएगा, है ना। और राइट साइड में आ जाएगी आपकी फंक्शन c0x + c1x²/2। अब यहाँ देखिए, यहाँ c1x करके दिखाता हूँ, c1x²/2। अब यहाँ अगर ये r है तो ये r+1 हो गया, है ना। c2x³/3, देखिए अब आपको कुछ दिखने लगेगा। तो इसको मैं और जनरलाइज वे में लिखना चाहूँगा कि पावर 51 एलसीएम ले लिया जाए तो ये बन जाएगा एक मिनट, ये 51 जो है ये बाहर आ जाएगा 1/51, ये -1, ये 1/51 हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा जनरलाइज करके लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू समेशन r फ्रॉम 0 टू फाइनली कहाँ तक जाएगी, ये 50 तक, है ना। और ये जनरलाइज कर लूँगा CR x के पावर r+1, 50 तक जाना है हमें, तो यहाँ पे 51 आनी है। वैसे भी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ लिखूँगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगी, r+1। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि मुझे c² चाहिए, तो आपने अपने इंस्टीट्यूट में भी सॉल्व किया होगा। c² चाहिए होता है तो हमें क्या करना होता है, एक बार इसका रिवर्स एक्सपेंशन भी लिखते हैं, x+1 पूरे की पावर n का, है ना। तो यह क्या लिख सकते हैं, समेशन r फ्रॉम 0 टू 50 CR x की पावर 50 - r। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है।
तो जैसे आप इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 1/51 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स पूरे की पावर 51 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 पूरे की पावर n इज इक्वल टू, क्या यह दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ये आ जाएगा समेशन r फ्रॉम 0 to 50 सी आर एक्स की पावर r प्लस 1 डिवाइडेड बाई r प्लस 1 इंटू समेशन r फ्रॉम 0 to 50 सी आर एक्स की पावर 50 माइनस r, है ना। अब करना क्या है, मुझे थोड़ा ध्यान से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि मुझे r 0 से लेके 50 तक मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से क्या करना होगा मुझे, दोनों के जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप कंपेयर करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा इसको अगर आप एक्सपेंड करके देखेंगे तो ये क्या दिखेगा आपको, पहला टर्म बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका सी नॉट एक्स प्लस सी वन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय, क्या हो जाएगा, सी नॉट एक्स की पावर 50 प्लस सी वन एक्स की पावर 49 एंड सो ऑन अप टू सी 50 तक जाएंगे हम लोग। अब क्या करिए, आप यहाँ से x के पावर 51 का कॉफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए। तो जैसे आप x की पावर 51 का कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे आपको सॉल्यूशन दिख जाएगा। जैसे कि मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने x की पावर 51 का कॉफिशिएंट अगर मैं लेफ्ट साइड में लिखूँ तो ये बन जाएगा 1/51, क्या हो जाएगा, एंड 101 C 51 होगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर अब क्या हो गया था 101, है ना। जब मैंने मल्टीप्लाई, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये 101 दिख जाएगा। आपको दिखा था 1 प्लस एक्स की पावर 51 माइनस 1, और बाहर क्या मल्टीप्लिकेशन लिखा था, x प्लस 1 पूरे की पावर 50। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपको दिख जाएगा, इसका कोफिशिएंट दिस माइनस 0 इज इक्वल टू सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर बाई 2 प्लस सी टू स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन, ठीक है। कहाँ तक दिखेगा, सी 50 का स्क्वायर बाई 51, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इनडायरेक्टली, समेशन r फ्रॉम 0 to 50 सी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस 1। अगर ये r है तो ये r प्लस 1 है ना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, 1/51 इंटू 100 सी 51 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। तो ये बन जाएगा 101 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 51 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल, ठीक है। 51 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बन जाएगी, 101 फैक्टोरियल अपॉन 51 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m हो जाएगी 101 और n हो जाएगी 51। हमें पूछा गया m प्लस n कितना हो जाएगा 152। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी। तो अच्छा सवाल था, आप जरूर इससे प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, पूछा गया मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व दिस। तो करते क्या, मैक्सिमम स्लोप निकालने के लिए डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो -3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। अब क्या कीजिए, ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ऐसे केसेस में अब अगर मान लीजिए हायर टर्म्स है, लीनियर नहीं दिख रहा हो तो उसको z मान लीजिए, है ना। अब इसको z को मैक्सिमाइज कीजिए, सेम है, इसको मैक्सिमाइज करना है फिर इसको मैक्सिमाइज करना है, एक ही बात है। तो z आ गया हमारा -3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। तो पहले क्या करेंगे, आप dz बाई dx निकालेंगे, तो ये बन जाएगा -6x प्लस 6। अगर आप 0 के इक्वल करते हैं तो पॉइंट ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम आ जाएगी, तो x आया हमारा 1। अगर आप डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे मैक्सिमा है या मिनिमा, तो ये आ गया -6। नेगेटिव मतलब मैक्सिमा है, मतलब x इज इक्वल टू 1 पे हमें मैक्सिमा मिलेगी, तो आंसर आ जाएगी
आपको क्या पूछा गया है, किस पॉइंट पे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, अच्छा जेड की को ये पूछा गया, स्लो पूछा गया, dy बाई डी एक्स है, जेड माना है हम लोगों ने, तो x को जैसे आप 1 रखोगे तो z कितनी आ जाएगी, -3 + 6 - 4 है ना, तो ये कितना आ गया, -1 आया, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में भी मिलने वाले हैं, तो आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। आपको देख के ही फील आ गया होगा ये क्लासरूम क्वेश्चन है क्या, क्लासरूम में मैं बहुत बार करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन, है ना। अब इसको क्या कर लो, सेपरेट कर लो, तो ये क्या बन जाएगी, cos x स्क्वायर x इंटू कॉस x के पावर -2019 -2019 इंटू कॉस x के पावर 2019 dx, है ना। अब क्या कर लो, आप इसमें y पार्ट्स लगा लो, तुरंत आपको आंसर दिख जाएगा। तो ये क्योंकि इंटीग्रेबल फंक्शन है ना, cos x स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cot x, ये एज इट इज रहेगा, cos x की पावर -2019, है ना, माइनस, अब क्या इसका इंटीग्रेशन फिर से माइनस cot x, तो ये cot x बन जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन, है ना। तो जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, है ना, इसका डिफरेंशिएशन करते ही आपको क्या दिख जाएगा यहाँ, -2019, और एक सब्ट्रैक्ट करते हैं आप, तो ये बन जाएगा cos x की पावर 2020, है ना, और cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, माइनस sin x, तो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा माइनस, है ना, और ये बन जाएगा -2019, इसका इंटीग्रेशन cos x की पावर 2019 dx, है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या यह cos बाई साइन लिख सकते हैं हम लोग, तो ये cos बाई साइन, साइन ने साइन को मारा, तो cos बाई दिस, तो ये बन जाएगा cos x की पावर 2019, है ना, और 2019 यह भी है, तो क्या ये दोनों इंटीग्रेशन आपस में अपोजिट है और दोनों सेम भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपको i क्या मिल जाएगा, माइनस cot x इंटू कॉस एक्स के पावर -2019 प्लस c, तो इस हिसाब से ऑप्शन मैच कर जाएगा आपका बी ऑप्शन, ये आप डिनोमिनेटर में लिख लो उसको, है ना। क्लास क्वेश्चन है, क्लासरूम में भी कराया गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी sin x बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, साइन क्यूब x दे रखा है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए sin 3x का। क्या फॉर्मूला होता है sin 3x का, फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, sin क्यूब x की वैल्यू उठा के रखूँगा, तो ये बन जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाई 4। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ उठा के रखूँ तो ये क्या हो जाएगी, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, क्या मैं 1/4 पहले ही बाहर निकाल लूँ, ये बन जाएगी 3 sin x माइनस 0 से इन्फिनिटी sin 3x dx। क्लियर है। अच्छा, डिवाइडेड बाई x भी है। अब देखिए 3 अगर मैं बाहर लेता हूँ तो ये बन जाएगा 0 से इन्फिनिटी sin x बाई x, तो ये तो k हो गया, है ना, तो ये बन जाएगा अपना 3k माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या कर लोगे, 3x को t मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये dx कितना हो जाएगा, dt बाई 3, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 से इन्फिनिटी sin t dt बाई 3, है ना, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी x की वैल्यू आने वाली है t बाई 3, तो इसने इसको मारा, तो ये क्या बन गया, sin t बाई t ही तो बन गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, k हो गई, तो 3k, इसकी वैल्यू आई k, 3k माइनस k हो गया 2k बाई 4, मतलब k बाई 2 आ जाएगा आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का सवाल।
क्लास नोट्स का सवाल है ये भी। फाइंड द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो लोकस का सवाल कैसे करते हैं हम लोग। मान लीजिए यह कोई लाइन है, इस पे कोई पॉइंट मान लेते हैं जिसका लोकस निकालना है h, के है ना। तो यह मान लेते हैं हमें 5,6, इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यह क्या L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। क्या यह पॉइंट इस लाइन पे कहीं ना कहीं तो होगा 2,3। तो क्या मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ। इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, k-3 डिवाइडेड बाई h माइनस 2, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है तो m1 m2 बराबर -1 यूज़ कर सकता हूँ मैं यूज़ करने जा रहा हूँ m1 m2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर है। दूसरा का स्लोप क्या हो जाएगा, 6 माइनस k डिवाइडेड बाई 5 माइनस h इज इक्वल टू -1। फाइनली हम लोग क्या करते हैं, h, k को x और y से रिप्लेस करते हैं, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, k-3 इंटू 6 माइनस k, ऊपर लिख देता हूँ, k-3 इंटू 6 माइनस k इज इक्वल टू, माइनस से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो h-2 इंटू h-5 दिख जाएगा आपको। तो फाइनली कुछ नहीं करना, आप ज़्यादा कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं। k की जगह y रख दीजिए और h के जगह x रख दीजिए, तो x-2 x-5, देखिए आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर ये इधर आ जाएगा तो ये y-6 y-3 बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आप अपने टाइम को बचा सकते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये बहुत ही अच्छा फ्रेम किया गया है, बहुत अच्छा सवाल है। आपको इस क्वेश्चन में घूरना होगा। अगर आप पहले मैट्रिक्स और आखिरी मैट्रिक्स को देखेंगे तो कुछ नहीं, ये ट्रांसपोज लिखा हुआ है एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे के ट्रांसपोज है, ठीक है। तो और यह बीच में कोई एक मैट्रिक्स है ना, और पावर दे रखी है 2020। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको भी ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप इस मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करेंगे तो 1 6 - 7 1 2 3, क्या आप ट्रांसपोज लेंगे तो क्या तो भी वो सेम ही आएगा, मतलब यह भी सिमेट्रिक है, यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और यह भी क्या दोनों आपस में ट्रांसपोज है। अगर ये कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, अगर x तो ये x का ट्रांसपोज है ना, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। तो बोला गया इसकी वैल्यू समथिंग है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए, पहले लेट से इसको मैंने x मान लिया और इसको मैंने मान लिया लेट से y मान लिया, तो ये बन जाएगा x ट्रांसपोज, और पूरे की पावर क्या दे रखी है 2020, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई तो करेंगे है, क्योंकि काफ़ी समय लगेगा, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है। अगर ऐसा कुछ सवाल आता है तो आप ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड ही सवाल हुआ होगा। अब सबसे पहले क्या कीजिए, क्योंकि ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज लेके देखिए। इसको लेट से मैं कोई मैट्रिक्स P मान लूँ क्या, अगर मैं P ट्रांसपोज निकालता हूँ तो क्या ये बन जाएगा XY X ट्रांसपोज, क्या ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्या ट्रांसपोज लेते ही क्या ये रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा, है ना। तो ट्रांसपोज लेते ही ये क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा XY, क्या हो जाएगा X ट्रांसपोज, है ना, क्योंकि X ट्रांसपोज ये रिवर्स में जाएगा। X ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा X, तो मैंने यहाँ रिवर्स ऑर्डर में लिखा Y का, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे Y ट्रांसपोज होना चाहिए, लेकिन मैंने Y ट्रांसपोज, मुझे पता है Y ट्रांसपोज तो Y ही होगा क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, और यहाँ पे मैंने लिख दिया X ट्रांसपोज, ठीक है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज ये हो जाएगा। तो ये आ गया पावर 2020, है ना। तो फाइनली मुझे P ट्रांसपोज भी क्या सेम ही तो मिल गया P, ये तो P के बराबर ही, मतलब यह मैट्रिक्स जो सॉल्व होके आई वो भी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब क्या यह दोनों मैच करेंगे, क्या यह दोनों मैच करेंगे, है ना। मतलब जब आप सॉल्व करेंगे तो A2 - B1 ये तो 0 हो गया,
A3 माइनस C1, क्या ये भी जीरो हो जाएगा? और क्या यह दोनों भी सेम होंगे? B3 और C2 मतलब सारे जीरो हैं, तो आपको सॉल्व करना ही नहीं था, आपको एक तरह से बेवकूफ़ बनाया गया इस क्वेश्चन में। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर A 0। चलिए मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड सवाल, सर्कल का बोला गया है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है √S1, है ना। कोई एक पॉइंट है इस सर्कल पे, उससे ड्रॉ किया गया है इस पे, तो पहले सर्कल पे अगर मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालूँ तो ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट, पॉइंट ले लेते हैं कोई h, k, अगर नहीं पता है तो h, k लिखा है। चलिए ये बन जाएगा h² + k² + 7h + 1, ठीक है। और इसका अगर आप लेंथ निकालेंगे इस टेंजेंट इस सर्कल पे, तो ये आ जाएगा h² + k² + 4h + 1। अब क्या बोला गया है? दोनों का रेशियो, चलिए रेशियो ले लेते हैं। अब देखिए कुछ ना कुछ तो हमें सॉल्व करना होगा, यहाँ पे कोई एक क्लू और चाहिए हमें, ताकि कुछ ना कुछ रिलेशन आए h और k में। तो कहाँ से निकाले रिलेशन? अच्छा, h, k तो इस सर्कल पे भी लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, है ना। तो ये बन जाएगा h² + k² + 8h + 1 = 0, है ना। क्या हम h² + k² की वैल्यू उठा के रख दें यहाँ? बहुत ही बेहतरीन। ये बन जाएगा 7h + 1, है ना। ये बन जाएगी -1 - 8h, पूरा का रूट ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? h² + k² की वैल्यू यहाँ से रखी, -1 - 8h + 4h + 1, तो ये कितना आ गया रूट में? ये दोनों कैंसिल, -h डिवाइडेड बाय, नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए, अच्छा नीचे भी नेगेटिव है, -1 - कैंसिल -4h, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो आंसर आ गया 1/2। तो 1:2 इसका रेशियो हो जाएगा। सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फिर से मैट्रिक्स का सवाल और डिटरमिनेंट को क्लब किया गया है। बोला कि A and B are two नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटरमिनेंट ऑफ E दे रखा है आपने। चलिए कोई बात नहीं, अब उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन और दिया, अच्छा इसी से कुछ ना कुछ मुझे ये जनरेट करना होगा। ऐसे सवाल में आप ध्यान दीजिएगा, जो क्लू दिया जाता है इसी से मुझे ये जनरेट करना होता है। तो A इनवर्स B² + 2AB = ये नल मैट्रिक्स है, जीरो नहीं है, ठीक है। तो आप सोचिए यहाँ से क्या मेरे पास ये वैल्यू निकालने के लिए कोई या तो A और B में कुछ रिलेशन चाहिए मुझे, तो रिलेशन निकाल सकते हैं यहाँ से। क्या कर लें यहाँ पे, अगर हम दोनों तरफ B इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, क्या B² को हम B × B भी लिख सकते हैं? अगर मैं B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, तो एक ऑर्डर में लिखेंगे, लास्ट में लिख रहा हूँ, तो B × B इनवर्स, है ना। तो किसी को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे अब नल मैट्रिक्स पे, तो 0, तो B इनवर्स × B, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वही मिलने वाला है, तो ये 2A = 0, है ना। अब आप क्या कर सकते हो, B निकालने के लिए दोनों तरफ हम लोग A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो A मैट्रिक्स से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पे A × A इनवर्स B + 2AA हो जाएगा, और यहाँ 0, तो ये क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स B आ गया, है ना। तो ये -2A² हो जाएगा, तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया, B = -2A²। अब B की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में, तो ये क्या बन जाएगी? मॉडुलस ऑफ A⁴ + 2A⁴, तो ये बन गया मॉडुलस ऑफ 3A⁴। अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डिटरमिनेंट निकालना है तो ये 3 जस्ट बाहर स्केलर नहीं निकाल सकते हैं, है ना। पावर में क्या आ जाएगा? 3 के पावर में जो ऑर्डर होता है वो हम लोग इसके पावर में लिखते हैं अगर कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, है ना। और डिटरमिनेंट ऑफ A⁴ लिख सकते हैं। क्यों लिखा? क्योंकि एक प्रॉपर्टी है A⁴k का डिटरमिनेंट = डिटरमिनेंट ऑफ A⁴k, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ A हमें पता है, ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा? यह आ जाएगा हमारा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 × 2 4, ये आ गया 4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5, तो ये बन जाएगा अपना 5³
फिर से लिख लेता हूँ, 5 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4 है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो गिवन है 3 है, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है क्या, हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी अच्छा सवाल बोलूँगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा सवाल है, क्लास नोट बेस्ड सवाल। देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है डिस्टेंस ऑफ द प्लेन दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस मेजर्ड इन द डायरेक्शन रेशियो दिस, इस डायरेक्शन रेशियो के अलोंग मुझे चाहिए, है ना। तो क्या मैं डायरेक्शन रेशियो के अलोंग, मतलब उस डायरेक्शन रेशियो के अलोंग को एक लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्शन रेशियो पता है ना। तो मैं क्या लिख लूँगा, x माइनस 2y, जो मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा तो उसके लिए लाइन का इक्वेशन आ जाएगा x माइनस 2/2 इज इक्वल टू वाई माइनस -1, मतलब +1/2 इज इक्वल टू z माइनस हो जाएगा 3/1, है ना। क्या इसको हम लैम्डा मान लेते थे, याद आ रहा है क्या। अब जनरल पॉइंट ले लेते हैं इसमें, लाइन पर जब भी मैंने बोला था लाइन का सवाल आ जाए तो आप जनरल पॉइंट जरूर लें, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, जब भी लाइन का सवाल आ जाए 3D में तो जनरल पॉइंट जरूर लेके चले। तो जनरल पॉइंट क्या लिख सकते हैं, 2 लैम्डा प्लस 2 2 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 3। क्या यह जो पॉइंट है जनरल पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी करेगी, वो इस प्लेन पे लाई करती है। तो 2 लैम्डा प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई, मतलब ये हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 2 माइनस जेड, मतलब माइनस लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 2। यहाँ से लैम्डा कितना आ गया 6, 5 लैम्डा इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल 5, मतलब लैम्डा बेहतरीन 1 आया। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा 1 रखते ही 4, 1, 4, राइट। पॉइंट आ गया हमारे पास, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। तो अब तो हमें डिस्टेंस निकालना है इससे, 2, -1, 3 से डिस्टेंस निकालना है आपको इससे। तो क्या यूज़ कर लोगे आप, डिस्टेंस फार्मूला, कितना हो जाएगा 4 - 2 का स्क्वायर, मतलब ये बन गया 4, दिस माइनस दी, मतलब ये हो गया 4 प्लस 4 - 3 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा आपका 3 यूनिट्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सब्जेक्टिव टाइप, सिंपल सा सवाल है वैसे। बोला गया नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इज टी, देन द पॉसिबल फैक्टर एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट आपको 24 चाहिए। तो क्या क्या आप कर सकते हैं, एक्स को कम्बिनेशन बना लीजिए, 1 1 क्या 24 रख सकते हैं, और कुछ सोचिए 1 के साथ 1 2 लिख सकते हैं, 12 हो जाएगा, है ना। एक ऑर्डर में जाइएगा जब भी आप ऐसे केसेस बनाते हैं, तो 1 3 8 कर सकते हैं, 3 3 और फिर 1 4 4 कर सकते हैं क्या, 4, हाँ 1 4 6 हो जाएगा, 5 नहीं कर सकते हैं, 6 नहीं कर सकते हैं, 6 और 4 ऑलरेडी हो गया, रिपीट। अब 2 पे चलते हैं, 2 2 4 6 कर सकते हैं क्या। उसके बाद क्या कर सकते हैं, 2 3 पे चले तो हाँ 3 हो जाएगा, 6 6 4, हाँ ये भी हो जाएगा। और कुछ हो सकता है क्या, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6, अब तो सारे कॉम्बिनेशंस रिपीट करेंगे सर, है ना। अब इसी के आपके पॉसिबल फैक्टर ढूंढने, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, एक्स वाई जेड के अरेंजमेंट भी होंगे ये सब के, है ना। तो अब ध्यान देखिए इसमें रिपीटेशन अलाउड हो रहे हैं इसमें, तो इन दोनों केसेस के अलग से अरेंजमेंट कर लीजिए। तो ये अगर सारे नंबर अलग अलग है तो क्या 3 फैक्टोरियल होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, क्या ऐसे 4 केसेस हैं तो इंटू 4 कर लीजिए, है ना। प्लस इसके अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, अगर 2 रिपीट कर रहे होते हैं तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, और ऐसे 2 केस बनाए हमने तो इंटू 2 कर लीजिए, दोनों कैंसिल। तो ये बन जाएगा 3 फैक्टोरियल कितना हो गया, 6 हो जाएगा, 6 × 4 24 प्लस 3 फैक्टोरियल 6, मतलब 30 हो गए, 30 होना चाहिए। अच्छा ये हमने अभी क्या निकाला, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब हमें 30 का फैक्टर निकालना, आप क्या कर सकते हो, 1 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर 30, कितने हो गए सॉल्यूशंस।
3 6 7 8, अच्छा सॉरी 8 यहाँ इसके फैक्टर नहीं है ना। तो क्या कर लेते हैं, इसको कैंसिल करते हैं नेक्स्ट 8 वाले फैक्टर को, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे 8, क्योंकि इंटीजर टाइप है तो आपको 8 टाइप करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सिंपल फार्मूला बेस्ड है, आपको दिख रहा होगा अगर आपने क्लास नोट्स थोड़ी सी भी अच्छे से पढ़ी होगी तो। क्या ये लिखा हुआ है कॉस इनवर्स x की पावर 3/2, थोड़ा मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूँ, x इंटू रूट एक्स माइनस, याद कीजिए इसका फैक्टर मैंने रटवाया आपको, 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या कर लीजिए, कॉस इनवर्स ऑब्वियसली ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनना चाहिए, तो इसको क्या कर ले, ये कॉस ए कॉस बी, कॉस ए मान लीजिए एक्स, कॉस बी मान लीजिए रूट एक्स, तो ऑब्वियसली आपको ये साइन ए साइन बी दिख जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स, क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स, अगर आप इसको कॉस ए मानते हैं इसको कॉस बी, तो ये साइन ए साइन बी हो जाएगा ना, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, तो कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल होंगे तो ए और बी आपको दिख जाएंगे, कॉस इनवर्स कॉस ए प्लस बी लिख रहा हूँ, ए किसको माना मैंने इसको, ठीक है, कॉस ए प्लस बी, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका ए प्लस बी, मतलब ए क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, यहाँ से निकाल रहा हूँ, ए क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स और बी क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। अब इसका आपको क्या करना है मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू इंटरवल आपको दे रखा है 0 से 1, और आपको पता है कॉस एक्स क्या होता है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, जो डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब 1 पे आपको मिनिमम मिलने वाला है, तो कॉस इनवर्स 1 का आप डबल कर दीजिए, क्योंकि दोनों कॉस इनवर्स 1 है, तो कॉस इनवर्स 1 क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 आपको वैल्यू मिल जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वेक्टर का बहुत ही बेसिक सा सवाल, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर बोलूंगा, जेईई मींस के रेस्पेक्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उन्होंने क्या दिया, C क्रॉस A इज इक्वल टू बी वेक्टर, और A और B का मैग्नीट्यूड उन्होंने दिया, उन्होंने पूछा था मॉड ऑफ C माइनस ए। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप क्या कर लीजिए, दोनों तरफ मॉड ले लीजिए, ठीक है ना। मॉड लेते ही क्या हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मॉड ही लेना होता है। मॉड लेते ही अब क्या हमें ये क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है क्या, मॉड C मॉड A साइन थीटा, A क्रॉस B क्या होता है, ए बी साइन थीटा, मॉड B हमें पता है ऑलरेडी 3 है ना, मॉड A भी पता है क्या, ये ऑलरेडी 2 है ना, तो ये बन जाएगा मॉड C साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 3/2 है ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से इंफॉर्मेशन मुझे ये मिला, अब इसकी लिस्ट वैल्यू निकालनी है, तो जब भी लिस्ट वैल्यू किसी मॉडुलस की निकालनी होती है तो उसको स्क्वायर करके आगे सॉल्व किया कीजिए, ठीक है। तो उसको अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा मॉड C स्क्वायर प्लस मॉड A स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ A डॉट C है ना। तो C स्क्वायर की वैल्यू अब हम यहाँ से उठा के रखेंगे, C स्क्वायर करोगे तो आप 9/4 और साइन स्क्वायर थीटा ऊपर गया तो कॉस स्क्वायर थीटा, A स्क्वायर मतलब ऑलरेडी वैल्यू पता है मुझे 4 माइनस 2 इंटू A डॉट C क्या हो जाएगा मॉड A मॉड C, मॉड A मतलब 2 मॉड C मतलब यहाँ से पता है मुझे 3/2 है ना, 3/2 नीचे साइन थीटा और डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ एक कॉस थीटा, तो ये क्या बन गया आपका, कुछ कैंसिल्स हो रहे हैं क्या, हाँ, तो यह आपको मिल जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 सॉरी ये दोनों कैंसिल हो गए, 6 9/4 कॉसेक स्क्वायर थीटा
+4 माइनस 6 कॉट थीटा। यहाँ तक पहुँचे। अब हाँ, अब क्या हमें पता है कॉसेक थीटा और कॉट थीटा में एक रिलेशन भी होता है। क्या इसको लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा 9/4 + 9/4 कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, +4 माइनस 6 कॉट थीटा। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, 3/2 कॉट थीटा -2 का होल स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली ये क्या बन गया 9/4 + 3/2 कॉट थीटा -2 का होल स्क्वायर। अब हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए इसकी लीस्ट वैल्यू स्क्वायर की क्या होगी, ये 0। तो लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 9/4, है ना। और ये हमने किसकी वैल्यू निकाली है, c - a का होल स्क्वायर। तो अगर मैं c - a का मॉड निकालूँ तो ये आंसर आ जाएगा 3/2, राइट। मतलब इससे बड़ी तो होनी चाहिए, 3/2 मिनिमम वैल्यू होगी, तो आंसर आ जाएगा 1.5। 1.5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन का बोला गया, इफ द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन इज के, देन के। चलिए, ओरिजिन को टच करता हुआ सर्कल का इक्वेशन, इफ द ऑर्डर ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन इज के। तो ऐसे ही ओरिजिन को टच करते हुए आप ऐसे ही सर्कल बनाते हैं, है ना। तो क्या यहाँ पे कहीं इसका रेडियस होगा, ये दूरी r मान लेते हैं। इसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं आप, इक्वेशन क्या आसानी से आप लिख सकते हैं, सेंटर क्या हो जाएगा 0, r। तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। अब आपको यहाँ से कतई भी आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितने वेरिएबल है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एक, वेरिएबल बोलो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 1। तो 2k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2k की वैल्यू आ जाएगी, अच्छा ये k ही 1 है तो ये आ जाएगी 2, आंसर आ जाएगी 2। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन एरिया का सवाल है। तो उन्होंने क्या बोला, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस। कर्व को थोड़ा अच्छे से देखते हैं, ये क्या कर्व है, y = -x² + 8x, ठीक है। तो इसका कर्व बना लेते हैं। अच्छा थोड़ा अच्छे से देखिए, तो ये कॉमन x कॉमन आ जाएगा क्या, -x × x - 8, कितने फैक्टर हो गए 0 और 8, और डाउनवर्ड पैराबोला है, क्या ऐसे ग्राफ बन जाएगा। क्या मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल जाएगी -d/4a से, कितनी दिख जाएगी आपको, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और 8, तो सिमेट्री 4 पे मैक्सिमम आएगी, 4 पे कितनी आएगी, 4 3 12, सॉरी 4 8 32 -16, मतलब 16, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 4,16। तो क्या y = 12, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनाएंगे हम लोग, y = 12। आपको कौन सा एरिया पूछा गया है, इस एरिया, ये जो शेडेड एरिया निकाला गया है, उसके लिए आपको ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे, है ना। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या करना होगा आपको, इस y के जगह पे क्या रखना होगा 12। तो 12 = -x² + 8x। यहाँ से आपकी वैल्यू x की क्या आ जाएगी, x = क्या सेटिस्फाई कर रहा है इसको, 2 सेटिस्फाई कर रहा है, 4 16, 2 सेटिस्फाई 2 नहीं, 2 सेटिस्फाई नहीं कर रही है, सॉरी मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया, -2 नहीं 2 करेगी, 2, दूसरा फैक्टर हो जाएगा 6, है ना। तो यह x = 2 आया, और हमारे पास क्या आ जाएगा x = 6। मतलब मुझे इंटीग्रेट करना हो 2 से लेकर 6 तक, और कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व क्या हो जाएगा -x² + 8x माइनस लोअर कर्व क्या है, y = 12। बस आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और आंसर लिखना है। चलिए यहाँ इसको आखिरी सवाल सॉल्व कर लेते हैं।
ये बन जाएगा -x³/3 प्लस 8x² 2, तो कैंसिल कर दे रहा हूँ, 4x² माइनस 12x। अब आपको लिमिट रखना है 6 और 2, तो सॉरी 2 और 6, तो जैसे आप 6 रखेंगे इस पे, तो ये बन जाएगा आपका -216/3 प्लस 4 इंटू 6² मतलब 36 माइनस 12 6 जा 72, माइनस आप लोअर टर्म रखिए 2 रखेंगे तो -8/3 प्लस 2 रखेंगे तो 416 माइनस 24। फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। अब क्या बोला गया है? बोला गया है इसकी एरिया जो है 3k/10 के इक्वल है, तो इसको क्या हम लोग इक्वल कर सकते हैं? देन द वैल्यू ऑफ, अच्छा इसकी सॉरी ये जो 32/3 है यह k की वैल्यू है, तो क्या 3k/10 की वैल्यू हो जाएगी, k की वैल्यू बस पुट करनी है आपको, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगी 3.2 आया। तो आंसर आ जाएगा हमारा आखिरी क्वेश्चन का 3.2, राइट। तो इसी के साथ हमारा पेपर नंबर 40 समाप्त होते हुए यहीं पर, ठीक है। अगर मैं पेपर को थोड़ा एनालाइज करूं तो मैं इस पेपर को इतना इजी भी नहीं बोलूँगा और टफ भी नहीं बोलूँगा, मॉडरेट रहेगा। हाँ, अगर आप कंपेयर करेंगे इनिशियल पेपर्स के एस्पेक्ट में तो ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, इनिशियल पेपर्स काफ़ी इजी थे। तो मैं ट्राई करूँगा कि ऐसे ही हर रोज़ तो नहीं, हर 4-5 दिन में एक पेपर मैं आपके साथ ज़रूर सॉल्व करूँगा, तो आप लोग भी सॉल्व कीजिए और जो क्वेश्चंस के आंसर नहीं हुए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगले पेपर के साथ।